Here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks. चाहे आप एक बार पढ़ लो या बार बार पढ़ लो, आप वो सेम लाइन वो सेम कंटेंट रिटेन नहीं रख पा रहे और फाइनली आप बार बार भूल जाते हो। नो मैटर, आपने बहुत अच्छे से वीडियो लेक्चर देखा था, आपने अपनी टीचिंग देखी थी, अपने सारे डाउट्स भी क्लियर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जब वो सेम नोट्स और सेम एनसीईआरटी आप पढ़ के जब अपने टेस्ट पेपर देने बैठते हो तो आपको चीज़ें याद नहीं होती। सिर्फ एग्जाम्पल ही नहीं, आपको नॉर्मल लाइनें भी नहीं याद होती। ये मेरे साथ होता था मेरे 11th स्टैंडर्ड में, जब मैं फर्स्ट टाइम इस नीट के जर्नी में घुसा था एंड मैं इतना ज़्यादा एंग्शियस हो रहा था कि क्यों मुझे चीज़ें रिटेन नहीं हो पा रही, क्यों मेमोराइज नहीं हो पा रही। मैंने इसीलिए बायोलॉजी लिया था क्योंकि मुझे लर्न करना ज़्यादा अच्छा लगता था कंपेयर टू सॉल्विंग, एंड आज मैं वही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा बायोलॉजी इतना बड़ा ड्रॉबैक बनता जा रहा है और मैं एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहा। बट फाइनली मैंने 12th तक काफ़ी कुछ सीख लिया था कि क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई करने से मैं मेमोराइज कर सकता हूँ। और लेकिन उसके बाद मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 286 मार्क्स आए थे बायोलॉजी में। दैट मीन्स कि मैं 100% अभी भी नहीं समझा था, एंड दैट्स वाई इन माई ड्रॉप ईयर फिर मैंने और वर्क किया अपने आप पे, एंड फाइनली वो टाइम आ गया था जब मैं 100% सब कुछ मेमोराइज कर पा रहा था। एंड दैट वाज अ टाइम दैट इन माय नीट सेकंड अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 360 आउट ऑफ 360 इन माय बायोलॉजी। सो टुडे इन दिस वीडियो मैं वही सारे टेक्निक्स, वो एक्सपीरियंसेस, मेरे ड्रॉबैक्स, मेरे क्या क्या तरीके थे जो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और आपको भी पता चलेगा कि यही सही तरीका है जिससे आप 100% मेमोराइज कर पाओगे। एंड आई गारंटी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो लिटरली आपको पता चलेगा कि मेमोराइज करने का एक बहुत ही डिफरेंट तरीका होता है। जो डायरेक्ट तरीका आप लोग को दिखता है वो एक्चुअली नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द फर्स्ट थिंग कि आपको सारी लाइन रीड करने की एक्चुअली जरूरत है। सारे टॉपर्स जितने भी इंटरव्यू देख लो सब यही कहते रहते हैं कि एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी इज एक्चुअली लाइक अ बाइबल। आपको हर एक लाइन को इतने अच्छे से फोकस से पढ़ना चाहिए कि जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, लास्ट टाइम पढ़ रहे हो। बट क्या एक्चुअली इसकी जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आपको हर एक लाइन पढ़नी भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम में क्या नीड है आपको सारी लाइनें पढ़ने की? आपको बस पता होना चाहिए पर्टिकुलर फाइलम में उसकी क्या क्या कैरेक्टर्स है जो आपको याद होनी चाहिए। आपको बस ये पता होना चाहिए कौन बायलैटरल सिमेट्री है, कौन रेडियल सिमेट्री, कौन एसिलोमिक है, कौन सिलोमिक है, और सबके एग्जाम्पल आपको लर्न होना चाहिए। तो ऐसे सब्जेक्ट में आप सिर्फ अपने नोट्स बना लो, अपने की पॉइंट्स वाले नोट्स बना लो जहाँ पे आप सिर्फ मेन टर्मिनोलॉजी लिखियो, और आपको बस वो एक टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है नोट्स बनाने की। और पूरे साल कितनी बार एनिमल किंगडम आपके टेस्ट सीरीज में आएगा, आपको 2-3 घंटा बैठ कर चैप्टर रीड करने की बिल्कुल नीड नहीं है। आपको सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने, जिसमें से आप आधे घंटे में पूरा रिवाइज कर लो कि हाँ ये है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फाइलम के, ये एग्जाम्पल और बात खत्म। सेम अप्लाइज टू चैप्टर लाइक प्लांट किंगडम, जिसमें भी सेम अप्रोच आपको रखनी है। सेम इन द प्लांट हार्मोन्स, आपको सारे हार्मोन्स के फंक्शन पता होना चाहिए। उसमें आपको एक एक लाइन रीड करने की जरूरत ही क्या है। कौन सा हार्मोन राइपनिंग ऑफ फ्रूट में मदद करता है, कौन सा हार्मोन डॉर्मेंसी से निकलने में मदद करता है, बस आपका काम खत्म वहाँ पे। सेम आपको कंसेप्ट लगाना है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर है, जैसे एनिमल हार्मोन्स या ह्यूमन हार्मोन्स, इसमें भी आपको सारे हार्मोन्स की बस फंक्शन याद करनी है कि इंसुलिन का ये फंक्शन होता है, थायराइड हार्मोन का ये फंक्शन होता है। एक एक लाइन रीड करने की जरूरत नहीं, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसमें भी मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने बहुत यूनिक चीजें निकाली थी। फॉर एग्जाम्पल थायराइड हार्मोन भी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है, कभी हाइपरग्लाइसीमिया करता है, हाइपोग्लाइसीमिया करता है। इंसुलिन भी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पे काम करता है, एंड ग्लूकागॉन भी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। तो मेरे कुछ दोस्तों ने ग्लूकोज हेडिंग डाल के कौन कौन से हार्मोन से कम होता है, कौन कौन के हार्मोन से ज्यादा, तो उन्होंने वो वाली लिस्ट बना ली थी। तो उनको अल्टीमेटली हार्मोन वाइज पढ़ने के बजाय उन्होंने जो उनके फंक्शन था उसको उन्होंने मेन हेडिंग बना ली थी। तो लाइक दिस आप ये सारे चैप्टर तो ऑफकोर्स आराम से समझ के और अपने शॉर्ट नोट्स बना के बस कम टाइम में ज्यादा रिवाइज कर सकते हो, एज कम्पेयर टू रीडिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी विच इज वेरी मच बोरिंग एंड बहुत ज्यादा हार्ड वर्क हो जाएगा कंपेयर टू योर स्मार्ट वर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइनें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। आपको कौन सी एनसीईआरटी है जिसको एकदम लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए। फॉर एग्जांपल ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा स्टेप वाला है, फॉर एग्जांपल स्टेप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे आपको अपनी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से रीड करनी है, क्योंकि नीट के एनटी वाले ऐसा क्वेश्चन डाल देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मसल कॉन्ट्रैक्शन इज रॉन्ग, और वहाँ पे वो लोग स्टेटमेंट में सारी एनसीईआरटी की लाइनें ही लिखे रहेंगे। तो वहाँ पे अगर आपने एनसीईआरटी रीड की होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई रहेगा। आपको पता है कि कौन सी लाइन इसमें से नहीं, आप वो करेक्ट टिक करके आ जाओगे। सेम प्लांट्स में जो भी ग्लाइकोलाइसिस है, साइट्रिक एसिड साइकिल है, इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया वो आपको एक एक बार रीड करना है, क्योंकि वो लोग एनटी वाले उसी रिस्पेक्ट में वो नीट का क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो ऐसे जगह आपको जरूर रीड करनी है। सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, सारे कंपाउंड सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग आता है, फिर उनके कुछ प्रॉपर्टीज आती है, फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। तो ये आपको एनसीईआरटी सीक्वेंस याद होना चाहिए। आपको याद रहेगा कि मुझे एक्चुअली कौन सी लाइन पढ़नी थी, मैन्युफैक्चरिंग में क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था। सेम इनऑर्गेनिक में भी जो आपके इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं कि कहाँ इंटरमीडिएट बन रहा है, कहाँ इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, वो सबको भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कोचिंग वाले टीचर्स बता देते कोई एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट और एनसीईआरटी में ध्यान नहीं रहता, तो आप एक्स्ट्रा रीड कर लेते हो। एनसीईआरटी में पढ़ो कि कौन सा इंटरमीडिएट एनसीईआरटी में मेंशन है, मुझे सिर्फ वही करना है। और कुछ इंटरमीडिएट्स इतने लाइक अंडररेटेड है कि कोचिंग टीचर भी नहीं बताते, लेकिन अल्टीमेटली वो इंटरमीडिएट एनसीईआरटी में प्रेजेंट होता है। तो अगर आप ऐसी जगह एनसीईआरटी पढ़े रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और बाकी सब जगह अगर आप शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप से आप कुछ ऐसा बना के रीड करो, दैट इज कंप्लीटली फाइन।
तो ये तो वो था जिससे मैंने बताया कि आपको एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को अप्रोच कैसे करना चाहिए। सारे चैप्टर के लिए सेम अप्रोच बिल्कुल नहीं होती, तो इसीलिए कहता हूँ स्मार्ट वर्क ऑलवेज बिफोर द हार्ड वर्क। अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअली क्या क्या स्टेप्स होते हैं जहाँ पे आपको 100% मेमोराइज करने के लिए याद होना चाहिए। सबसे पहला होता है वॉच लेक्चर्स, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी इजी चैप्टर क्यों ना हो, एक बार उसका लेक्चर जरूर देखो। मैंने ड्रॉप ईयर में डिफरेंस फील किया। जब मैं ड्रॉप ईयर में जाता था मैं सोचता था अब ये चैप्टर चालू नहीं तो मुझे आता ही है, लेकिन उसके बाद जब मैं लेक्चर वही देख के था, अपने टीचर के लेक्चर देखता था, अपने यूट्यूब पे कोई लेक्चर देखता था, फिर मैं वो सेम एनसीईआरटी रीड करता था, तो आधी चीजें मुझे लर्न करने की जरूरत ही नहीं होती थी। इतनी ज्यादा पावर होती किसी भी चीज को समझ लेने में कंपेयर टू बैठ के रटने में। तो इसमें ऑनेस्ट एडवाइस, प्लीज जाके कोई भी चैप्टर का लेक्चर देखो। अगर आपने अभी तक कोई भी वो चैप्टर ऐसे पढ़ा हो जिसमें शायद अपने लेक्चर नहीं देखा था और ऐसे डायरेक्ट लर्न करने बैठ गए और आपको लर्न नहीं हो रहा, तो ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है उसका। सेकंड, आपने एक बार लेक्चर देख लिया, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उसके बाद एक बार एनसीईआरटी रीड करो। या आपने फिजिक्स है तो फिजिक्स के नोट्स बना तो नोट्स रीड करो। एक बार रीड करो, बहुत कम चीजें याद होंगी आई नो, पर बाद वापस रीड करो, क्योंकि अभी आपने जब फर्स्ट टाइम रीड किया था तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल इन्फॉर्मेशन थी, हर एक लाइन में इतना ज्यादा भरा रहता है। अब इसलिए अगले दिन तुरंत मत पढ़ो, 1-2 दिन का गैप कर लो, उसके बाद अब दूसरे तीसरे दिन फिर पढ़ो, तो आपको ऑलमोस्ट 40% चीजें याद हो जाएंगी उसके बाद। और हर बार आपको उतने फोकस और कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है कि आपको पहले लाइन और पहले पेज पे जो फोकस है वही आखिरी पेज पर है। वो कैसे मेंटेन करें? स्मॉल ब्रेक लो। एक ही गो में एनसीईआरटी का पूरा एक चैप्टर रीड मत करो। आपने 2-3 पेज पढ़ा, फिर जाओ 5 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा पानी पियो, कुछ भी अपना छोटा मोटा स्नैक्स खाना करो, थोड़ा वॉकिंग करो, फिर आओ वापस बैठो और वहां से लेके लास्ट चैप्टर तक, लास्ट लाइन तक एकदम फोकस से पढ़ो। ओके, तो आपने पहले दिन पढ़ा, फिर गैप करके दूसरे तीसरे दिन पढ़ा, उसके बाद आपको मिनिमम 1 हफ्ते का गैप लेना और फिर आपको वापस रीड करना है। तो आपको रियलाइज होगा कि आपने 3 बार में जो रीडिंग की है ना, इससे आपको ऑलमोस्ट 60-70% लर्न हो गया है। लेकिन अभी भी ये 100% तो नहीं हुआ है। 100% कैसे होगा? अब आपको सॉल्व करना है एमसीक्यू, नॉर्मल एमसीक्यू। अभी आपको पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करने, नॉर्मल एमसीक्यू सॉल्व करना, ऑथेंटिक एमसीक्यू सॉल्व करने, जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू, आपको एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं करना। एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली 80-90, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ओके, आप किसी भी एमसीक्यू में स्टक हो गए, आप परेशान हो कि ये लाइन मैंने पढ़ी थी क्यों मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। फिर जब आप अपना एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको पता चलेगा ओके, मैं यहाँ पे मिस आउट किया था, अब ये लाइन आप कभी नहीं बोलोगे। ऐसे 80-90 एमसीक्यू जब आप सॉल्व कर लोगे, ऑलमोस्ट अब 60 से आपका 70-75% कोई चैप्टर मेमोराइज हो गया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको एक्चुअली आइडिया कि ओके, पूरे चैप्टर में से सिर्फ ये नेट टॉपिक्स है जो हर बार पीवाईक्यू में पूछ रहे हैं, तो ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब पीवाईक्यू भी आपको ऑथेंटिक जगह से सॉल्व करना है। अब हर बार बहुत लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप ऐप रिकमेंड करते हो, लेकिन उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, कोई ऑफलाइन बुक हो तो आप रिकमेंड कर दो। तो यू कैन जस्ट गो विद 36 ईयर दिशा पब्लिकेशन बुक, एंड दिशा पब्लिकेशन की पीवाईक्यूज लिटरली बेस्ट होते हैं। क्यों? सबसे पहले तो इस पीवाईक्यू बुक में आपके नीट 2023 में और नीट 2020 में जो रिपीट हुआ तो सारे रिपीट पेपर्स भी हैं। एंड सेकेंडली ये लोग हर एक पीवाईक्यू के सामने उन्होंने एनसीईआरटी पेज भी मेंशन कर दिया कि आपको पता चले कि एनसीईआरटी का कौन सा पेज था जो आपने मिस किया था, जिससे आपका ये लाइन मिस आउट हुआ है। सेकेंडली इन्होंने सारे पीवाईक्यू चैप्टर वाइज दिए हैं, क्वेश्चन पेपर वाइज नहीं दिए हैं, जिससे आपको पता चलेगा हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू कितना था। और हर एक चैप्टर में भी उन्होंने टॉपिक में डिफरेंशिएट कर दिया है कि कौन से टॉपिक से कितने पीवाईक्यू पूछे गए थे, जो कि बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है सारे 11-12 वाले स्टूडेंट के लिए, जिनको एक्चुअली अभी सारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं और उनको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ही पीवाईक्यू सॉल्व करना है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। थर्ड, आपके हिंट एंड सोल्यूशन इस बुक में जो दिए गए हैं वो दी बेस्ट हैं। इसमें सारे हिंट सोल्यूशन में आपको सारी टिप्स, ट्रिक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिख दिए गए हैं कि कभी ऐसा पीवाईक्यू वापस रिपीट हुआ तो आप इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द होल स्टेप आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड लास्टली, ये ऐसी पीवाईक्यू बुक है जिसमें सारे रिपीट पेपर भी हैं, जैसे 2019 ओडिशा का पेपर है, 2020 में जो कोविड वालों के लिए हुआ था वो भी इसमें पेपर है, 2021 में जो पेपर हुआ था रिपीट वाला वो भी इसमें पेपर है। तो सारे एक्स्ट्रा पेपर भी हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। और इसमें सीबीएसई ने जो पेपर बनाया था आपका 2011, 12 और 10 में, ये क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे है, जो कि ये सारे अंडररेटेड पेपर है जो हम मिस आउट कर देते हैं, लेकिन एनटी वाले नीट में तो ये भी पूछते हैं। For all of these reasons, you can just buy Disha Publication PYQ book. And this book is available in both English, also in Hindi. So link is in the description. Just go and buy and let me know the review of this amazing book. अब एक्चुअली आपने इतने सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर ली, तो उसका एक्चुअली आपको फायदा क्या होगा? पीवाईक्यू का फायदा ये होता है कि आपको एक्चुअली पता चल जाएगा चैप्टर्स रीड करते समय वापस कि हाँ, मुझे ये टॉपिक है, ये लाइन है जिस पे ज्यादा फोकस करना है, ये 2016 में, ये 2017 में, 2019 पे इस पे एमसीक्यू आया था। तो जब आप एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये दोनों सॉल्व करने के बाद वापस एक बार अपनी एनसीईआरटी फिर से रीड करोगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट 80-90% आपकी एनसीईआरटी और लर्न दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आप ज्यादा फोकस है, वो टॉपिक तो सबसे ज्यादा फोकस से पढ़ोगे जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था। एंड बिलीव मी, आपको हर एक चैप्टर का हर एक लाइन याद होना जरूरी नहीं है। मेरा मेन एम ही आपका कहने का ये था, जो पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे वो टॉपिक्स और लाइन आपको सबसे पहले नहीं रख पा रहे, दैट इज कंप्लीटली फाइन। और ये डिफरेंस मुझे फील हुआ आकाश में, जब मैंने ड्रॉप ईयर में एडमिशन लिया। जब मैं ड्रॉप ईयर में नहीं लिया था एडमिशन, जब मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता था, कोई कोचिंग का मुझे गाइडेंस नहीं था, तो मैं हर एक लाइन, हर एक टॉपिक मेक श्योर करता था कि मुझे याद रहे। और इससे मैंने एकदम पीवाईक्यू एंडिंग में सॉल्व किए थे, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि एक्चुअली में जिन लाइनों पे इतना ज्यादा
लर्न करने के लिए फोकस कर रहा हूँ, क्या वो एक्चुअली में इतनी जरूरी है। ड्रॉप ईयर में यही हुआ, आकाश वाले हमें रेगुलर बेसिस पे चैप्टर जब वो लोग टीच कर रहे थे उसी समय वो लोग एवरीडे में पीवाईक्यू सॉल्व कराते थे, जिससे मुझे पता चल रहा था ओके पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था तो मुझे ये सारे क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है एज कम्पेयर टू ये सारे टॉपिक जो पूछ भी नहीं रहे तो मुझे क्यों सॉल्व करना है। बिकॉज दिस इज अ हार्श रियलिटी फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सिलेबस जितना किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का होता है हर इंसान कोई नहीं पढ़ता। जो एक टॉपर है नीट का वो भी एक दिन पहले सब कुछ उसको बिल्कुल याद नहीं होगा, उसको वही कुछ याद होगा जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, जो पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं या जो एक्चुअली रिटेन रखने की जरूरत है। तो यही डिफरेंस था जिसकी वजह से मैंने दिसंबर में ड्रॉप लिया था आकाश में और सितंबर वो 7 महीने में मेरे मार्क्स अचानक से 400 से 650 प्लस आने लग गए थे। क्यों? क्योंकि अब मैं सिर्फ वही टॉपिक्स बार बार पढ़ रहा था जिसको एक्चुअली मुझे नीड है याद रखने की। एंड सेकेंडली टीचिंग इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि अब आपको चीजें बार बार भूले ना। आपने एक बार कोई पर्टिकुलर आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ ली तो अब उसके रिलेटेड जितने एमसीक्यू आपको बैठ के आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में रटना नहीं है। आपको पता है ओके सोडियम फिल्म में आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे बढ़ती की कम होती, क्या रीजन होता है, वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको नेट सब चीजें लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए जब मैं ड्रॉप ईयर में फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया था तो मैंने ऑलमोस्ट ऐसा 200 पेज की फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक फॉर्मुला शीट और शॉर्ट नोट्स वाली नोटबुक बनाई थी कि शायद नीट के एक दिन पहले मैं सब कुछ फटाफट रिवाइज कर पाऊँ। फिर 4, 5, 6 महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये सारी चीजें तो मुझे ऑलरेडी याद हो गई, मुझे सब याद रखने की जरूरत भी नहीं है। तो नीट के 3-4 दिन पहले मैंने 4-5 A4 साइज पेपर लिए और वो 4-5 A4 साइज पेपर में मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स की वो सारी इन वैसे वॉलेटाइल वाली चीजें लिख ली जो एक्चुअली मैं समझ में नहीं सकता, मुझे रटना ही पड़ेगा। तो नेट कहाँ मैं 200 पेज की शॉर्ट नोट वाली बुक पढ़ता और कहाँ था अपने सिर्फ 4-5 A4 साइज पेपर थे जो एक्चुअली में मुझे रटने थे। बाकी सब कुछ मैंने समझ लिया था, मेरे माइंड में फिट हो गया था। मैंने एमसीक्यू इतने सॉल्व कर लिए थे कि मुझे पता था कि अब कैसे क्वेश्चन आएंगे एंड मैंने उस पर भी 3-4 बार 5-6 बार एनसीईआरटी ऐसे पढ़ी थी कि मुझे ऑलमोस्ट जो टॉपिक थोड़े अनइम्पोर्टेंट थे वो भी बहुत अच्छे से याद हो गए। सो या आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको पता चल गया कि क्या एक्चुअली अप्रोच होनी चाहिए आपकी कोई भी चैप्टर को लर्न करने के लिए। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू फॉलो दिस स्टेप ब्लाइंडली लिटरली आपको डिफरेंस फील होगा कि अब आपकी प्रिपरेशन पहले कहाँ थी और अब कहाँ चली गई है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।